अब बात करते हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और सीईओ मिहिर वोरा से मार्केट बिग वॉइसेस में। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट में अच्छा मोमेंटम और ब्रॉडर मार्केट में शानदार तेजी। क्या यहाँ से भी तेजी तूल पकड़ेगी? क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर भी रिटेल इन्वेस्टर्स को डरना नहीं है और पैसा लगाना है मार्केट में? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, ओवरऑल बाजार लेवल देखें तो लिटिल बिट ऑफ कॉशन एडवाइस करेंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक कभी भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मेरे ख्याल से एक इवनली पॉइज्ड है बाजार में, न ज्यादा तेजी करूंगा न ज्यादा मंदी करूंगा ये लेवल से। लेकिन मेरे ख्याल से एट दिस पॉइंट इन टाइम जो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबल एंड लोकल फैक्टर्स बन रहा है वो सेंटीमेंट पॉजिटिव बन रहा है। यूएस में हम देखें कि रेट हाइक के बावजूद एक सेंटीमेंट बना हुआ है वहां पे। इंडिया में भी हमें लग रहा है कि पीक ऑफ द टाइटनिंग शायद आरबीआई ने जो की है वो अब खत्म हो रही है। तो उस तरह से हमें लग रहा है कि नॉर्मलाइज हो रही है इकोनॉमी, धीरे धीरे करके ग्रोथ मोमेंटम वापस आ रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज में फोकस करना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बनाया, लेकिन मेरी नजर आज एफएमसीजी कंपनियों पर है। मिहिर, गुड मॉर्निंग। जिस तरह का मोमेंटम आप अक्रॉस द बोर्ड देखें, एचयूएल, आईटीसी, एशियन पेंट, नेस्ले, सब आगे हैं। हम सब जानते हैं कि कंजम्पशन थीम पर ही भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बायस आता है, तेजी आती है। ये जो रिटेल महंगाई के आंकड़े कुछ नरम होते हुए दिखाई दिए हैं, उसका कितना फैक्टर है? एंड गोइंग फॉरवर्ड इस पॉकेट में कितनी और तेजी आने की पूरी उम्मीद है? बिल्कुल, तो ये सेक्टर हम देखें तो एक दो साल से स्ट्रेस में था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ एज वेल एज कमोडिटी प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रहे थे, इनपुट प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स खास करके। तो ये सेक्टर के मार्जिन्स और वॉल्यूम दोनों में इम्पैक्ट आया था और सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया था। न सिर्फ फूड बट ऑयल प्राइसेस, फूड ग्रेन्स, लेकिन ऑयल प्राइसेस, मिल्क प्राइसेस, सब में काफी रॉ मटेरियल का प्रेशर था एफएमसीजी कंपनी को। हम पिछले 2-3 महीने में ये देख रहे हैं कि अभी मिल्क प्राइसेस इतने नीचे नहीं आए हैं, लेकिन ऑयल प्राइसेस हैं, प्लास्टिक्स जो पैकेजिंग में जाते हैं, और सिलेक्टिवली जो फूड ग्रेन्स है, व्हीट वगैरह, वो धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज हो रहे हैं, शुगर प्राइसेस वगैरह। तो मेरे ख्याल से जो एक वर्स्ट ऑफ द जो मार्जिन और वॉल्यूम प्रेशर था वो शायद ये सेक्टर ने देख लिया है, और इससे 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 ज्यादा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर ये मानसून नॉर्मल हो चुका तो मेरे ख्याल से रूरल रिकवरी के लिए ये सेक्टर प्ले किया जा सकता है। एक रिस्क मैं अगर देखूं तो अभी भी ये जो एल नीनो का डर है वो अभी तक गया नहीं है। तो मानसून अगर डिले हो जाती है या बिलो पार आती है तो एक अगेन रिस्क हो सकता है ये सेक्टर के लिए। तो कुछ रिस्क ऑफ कोर्स मॉनसून से जुड़े हुए हैं, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि एक तरफा तेजी इनकाउंटर्स में जरूर बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, एक और पॉकेट जहां पर हमने देखा है थोड़ा थोड़ा करके इंटरेस्ट अब फिर लौटने लगा है, वो है टेक्नोलॉजी कंपनियां। कल भी हम नोटिस कर रहे थे मिड कैप आईटी में क्या तेजी बनती दिखाई दी। हम मार्केट ने क्या ये फैक्टर इन कर लिया है कि Q1 के बियॉन्ड देखना है, Q2 ऑनवर्ड्स किस तरह की रिकवरी आएगी इन स्टॉक्स में, किस तरह का बिजनेस ग्रोथ रहेगा, उस पर क्या ज्यादा फोकस है? आपकी अप्रोच क्या है मिहिर? क्योंकि एटलीस्ट पिछले महीने तक लोग बहुत सावधान थे टेक्नोलॉजी को लेकर, अब फिर पोजीशंस बढ़ने लगी हैं। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी में मेरे ख्याल से जो बड़ी कंपनीज हैं उनका अगर हायरिंग देखें हम, और वो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है, तो हायरिंग स्लो डाउन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपनी ऑर्डर बुक्स अगर देखें नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स के लिए, तो इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है सेल्स ग्रोथ में। तो हायरिंग नंबर से लग रहा है कि जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें वो एक स्लो डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और स्लो डाउन मैंने नेगेटिव ग्रोथ नहीं बोलूंगा, लेकिन फ्लैटनिंग ऑफ ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देख रहे हैं बड़ी कंपनीज। छोटी कंपनीज का फायदा ये रहता है कि उनके लिए एक या दो क्लाइंट भी अच्छे रैंप अप करते हैं, तो ओवरऑल बॉटम लाइन में और टॉप लाइन में फर्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल से मिड कैप्स इसलिए चल रहे हैं कि हर जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर सेगमेंट या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या एक पर्टिकुलर क्लाइंट पे फोकस किया है, और वहां ग्रोथ आ रही है। सबकी स्टोरी अलग अलग है, एक सेक्टर स्पेसिफिक स्टोरी नहीं है। तो मिड कैप में हम जो देख रहे हैं आईटी में, वो एक स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी हो रही है। आईटी एज अ होल मैं देखूंगा तो अभी भी एक स्लो डाउन के पाथ पे है। ओके, तो आईटी में अभी भी एक थोड़ा स्लो डाउन है। अच्छा, एफएमसीजी की बात की आपने, लेकिन एक और सेक्टर जिसमें एफएमसीजी जितनी ही तेजी रही है उससे भी ज्यादा तेजी रही है वो है ऑटोमोबाइल्स, और खासतौर से कुछ टू व्हीलर नेम्स लाइक टीवीएस मोटर। यहाँ पर कुछ ओवर वैल्यूएशन का खतरा लग रहा है आपको, या फिर ये मार्केट कुछ और ही प्राइस इन कर रहा है इस समय?
टू व्हीलर्स में मेरे ख्याल से कंपनी स्पेसिफिक चल रहे हैं। ओवरऑल ये सेक्टर ने काफी अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन स्पेसिफिक कंपनीज ने मॉडल लॉन्चेस से, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन से, ईवी इंट्रोडक्शन से परफॉर्म किया था। बट मेरे ख्याल से जो चीपनेस या वैल्यूएशन का ट्रेड है वो शायद ये सेक्टर में हो चुका है, और अब हमें मंथली नंबर्स पे फोकस करना चाहिए, जो अभी भी एक मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। कोई एक बहुत ज्यादा तेजी या मंदी का सिग्नल नहीं दे रहे हैं अभी मंथली नंबर्स। बिल्कुल। तो ये होगी बात। अब इसमें एफएमसीजी, आईटी हमने डिस्कस कर लिया, ऑटोमोबाइल। एनबीएफसीज पर क्या व्यू है आपका इस समय? क्या यहाँ पर वो जो रेट पॉज के बाद एक रैली बनी थी, क्या वो कंटिन्यू करेगी यहाँ पर मेहर? बिल्कुल। सो अगर हम फाइनेंशियल्स को ब्रेकअप करें बैंक्स और एनबीएफसीज में, तो 2-3 महीने पहले तक हमारा प्रेफरेंस बैंक्स पे ज्यादा था, क्योंकि वी वर स्टिल इन द टाइटनिंग फेज। आरबीआई का रवैया अभी भी हार्ड था। तो जब टाइटनिंग फेज होती है तो फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स और करंट अकाउंट डिपॉजिट होती है, उसका महत्व ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंडिंग ये डिपॉजिट का सबसे लो होता है। तो जब करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और जो चीप कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो बैंक के पास ही होती है, तो बैंक्स को ज्यादा फायदा रहता है, बिकॉज उनके मार्जिन्स मेंटेन रहते हैं या इंप्रूव भी कर सकते हैं ऐसे माहौल में। एनबीएफसी जो होलसेल बोरो करती है उनके लिए फंडिंग कॉस्ट महंगी हो जाती है जब टाइटनिंग होती है, तो हम बैंक्स को प्रेफर कर रहे थे। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि टाइटनिंग साइकिल का जो पीक हो चुका है और अभी ईजिंग शायद हम देख सकते हैं नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में, तो अब एनबीएफसी का जो स्ट्रेस था वो जा रहा है। और ग्रोथ में तो टिपिकली एनबीएफसी ज्यादा ही रहती है, बिकॉज उनके ज्यादा निम्बल रहती है, उनके स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि रिलेटिव टू बैंक्स एनबीएफसी का भी एक प्लेस है, और हमने हमारा एनबीएफसी में वेट बढ़ाया है लास्ट 2 महीने में। बढ़ता हुआ। और वहीं पर सबसे ज्यादा आज इंटरेस्ट ऑफ कोर्स देखने को मिला है। अच्छा, इंटरेस्ट के लिहाज से कमेंट्स पर एक बार फटाफट से नजर डाल ली जाए इस चर्चा के बीच, क्योंकि वहां पर ओपन इंटरेस्ट एडिशन साइजेबल आ रहा है, करीब 5-5.25% से ज्यादा का, और 1.5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। कमेंस, एलएनटी, ये कुछ काउंटर्स रहे हैं जहां पर हमने देखा है खरीदारी आई है और फंड्स की तरफ से भी इंटरेस्ट आया है। मिहिर, कैपिटल गुड्स का परफॉर्मेंस अब गोइंग फॉरवर्ड कैसे रहेगा? हम तो पॉजिटिव हैं काफी टाइम से, और हमारा ओवरवेट पोजीशन भी है इसमें काफी टाइम से। 2-3 ड्राइवर्स, बड़े ड्राइवर्स हैं। एक तो कंस्ट्रक्शन में देखें तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन डिफेंस, रेल, इंफ्रा, रोड्स खास करके वो तो स्पेंड हो ही रही है। सेकंड इज गवर्नमेंट जिस तरह से प्राइवेटाइज कर रही है डिफेंस को, वो भी एक बड़ा ड्राइवर है। काफी सारे पीएसयू और प्राइवेटाइज नहीं कहूंगा मैं, लोकलाइज कर रही है डिफेंस को, तो उसमें भी पीएसयू और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों कंपनीज को फायदा हो रहा है। और तीसरी जो पीएलआई स्कीम्स है वो भी अब रैंप अप हो रही है काफी सारे सेगमेंट्स में, फार्मा, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैंडफोन मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, वो भी है। और इन जनरल मेरे ख्याल से अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिस्टम में देखें तो काफी हाई लेवल पे है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर भी अब बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी अब धीरे धीरे ट्रैक्शन दिख रही है। टेक्नोलॉजी भी आ रही है, काफी सारी जो ऑटोमेशन लिंक्ड है वो भी स्पेंडिंग हो रही है। तो मेरे ख्याल से काफी सारे जो फेजेस हैं उसमें हमें लग रहा है कि ये कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनीज को फायदा होगा, और इसलिए हम ओवरवेट रहेंगे इसमें। के ओवरवेट रहेंगे यहाँ पर भी। मेहर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और इस सब बातें करने के लिए मार्केट्स के ऊपर।